नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए, लग्न के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और उनका फिर जो प्रभाव होगा आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पे, चाहे वो कैरियर हो, जॉब हो, बिजनेस हो, सक्सेस हो, आपकी हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, अध्यात्म हो, या फिर लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, इत्यादि इत्यादि जीवन के सभी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। धन हो, कर्जा हो, भाग्य हो, सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से आपकी कुंडली पर। कुंडली कौन सी? गोचर कुंडली। एक कुंडली है आपकी जन्म कुंडली, जहां का प्रारब्ध लिखा है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? गोचर कुंडली की, जो फिलहाल ग्रह चल रहे हैं। रिजल्ट कहां से आएगा? जन्म कुंडली से ही आएगा। इसीलिए वृषभ वाले करोड़पति भी हैं, अरबपति भी हैं, लखपति भी हैं, हजारपति भी हैं और भी हैं। क्यों? क्योंकि सभी ने एक विशेष जगह पर, विशेष स्थान पर, विशेष समय पर जन्म लिया है। तो होल्ड किसका चलता है? जन्म कुंडली का चलता है। पर गोचर क्यों देखते हैं? इससे एक अनुमान होता है कि जीवन के किस क्षेत्र में क्या होने की संभावना है, क्या हम सावधानियां कर सकते हैं। तो आप देखेंगे लग्न में ही राहु गोचर कर रहे हैं, प्रथम भाव में वृषभ राशि में। ये 2 नंबर लिखा है क्योंकि आपकी राशि दूसरी है, पर ये भाव ये प्रथम है। द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव खाली है। पंचम भाव में कन्या राशि में बुध जो है छत्र नाम का राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, और मंगल और सूर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि राजयोग बना के बैठे हैं, एक तरह से राजयोग बना के बैठे हैं। इसके बारे में बात करेंगे। बुध आदित्य योग भी यहाँ पर त्रिकोण में बन रहा है। छठे भाव में सूर्य और मंगल है। देखिए सूर्य मंगल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ऐसा इसलिए है कि सूर्य यहाँ पर 17 तारीख तक है, 17 को फिर यहाँ आ जाएंगे। मंगल 22 तारीख तक है, मंगल जो है फिर यहाँ आ जाएंगे छठे भाव में, तुला राशि में। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में केतु गोचर कर रहे हैं और शुक्र भी यहाँ पर 2 अक्टूबर को आने वाले हैं। अष्टम भाव खाली है। नवम भाव, भाग्य का भाव जो है बहुत महत्वपूर्ण भाव है। कुछ लोग इसको त्रिकोण, कुछ लोग इसको त्रित्रिकोण बोल देते हैं, क्योंकि पंचम से भी पंचम है। इसमें गुरु और शनि गोचर कर रहे हैं वक्री होकर। गुरु का नवम भाव में गोचर शुभ होता है और यहाँ पर उनका नीच भंग हो रहा है, तो अच्छा गोचर है। और सबसे बड़ी बात, गुरु और शनि दोनों ही वक्री से मार्गी होने वाले हैं। तो एक विशेष परिवर्तन, क्या बहुत बड़ा परिवर्तन है कि गुरु और शनि मार्गी हो रहे हैं। इसमें से गुरु 18 तारीख को, बुध भी 18 तारीख को मार्गी होंगे, और शनि जो है 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव खाली है। ये तीनों भाव खाली हैं। तो अब आते हैं रिजल्ट पर कि रिजल्ट क्या रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन बुध का हो रहा है। बुध अपनी ही राशि में आ रहे हैं और यहाँ पर राजयोग बनाकर बैठे हैं। इसको छत्र नाम का राजयोग कहा गया है। छत्र मतलब एक तरह का छत्रपति शिवाजी, आपने सुना होगा। छत्र कहीं ना कहीं शाही, पावर, पॉलिटिक्स को दिखाता है, एक स्टेटस को दिखाता है। तो छत्र नाम का जो योग है व्यक्ति को दूरदृष्टि देता है, बहुत अच्छा वो सोच सकता है, उसकी प्लानिंग बहुत बढ़िया रहती है। इसकी जन्म पत्री में हो तो ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में या पॉलिटिक्स में बहुत बढ़िया करता है अगर जन्म पत्री में हो तो। और वैसे भी अगर जैसे पंचम का स्वामी पंचम में आए तो आपकी पढ़ाई लिखाई के मामले में आप बढ़िया करने वाले हो। कंपटीशन आदि को आप क्रैक कर सकते हो। नौकरी जॉब आदि में भी आपका चांसेस है प्रमोशन आदि होने का। कब चांसेस है? अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी हो और फिलहाल बुध की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तभी चांसेस है। अदरवाइज फिर आपकी बस इतना रहेगा कि आपकी वाणी थोड़ी सी बेटर रह सकती है और आप चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, इतना ही असर आ पाएगा। यही यहाँ पर ही जन्म का जो चार्ट है उसकी रोल आ जाता है कि भाई वहाँ पर क्या चल रहा है। ये तो सिर्फ गोचर कुंडली है जो करोड़ों लोगों की है, पर बुध आपके लिए बहुत शुभ हो रहे हैं, छत्र नाम का योग बना रहे हैं। और यहाँ से इन सारे ग्रहों की दृष्टि जो है ना लाभ भाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं लाभ होने की संभावना है। आपकी कुछ मनोवांछित चीजें जो बहुत समय से आप रुकी पड़ी थी वो होने के चांसेस है। कारण क्या है? यहाँ ये योग तो है ही, साथ में गुरु और शनि जो पिछले 3-4 महीने से वक्री, कोई काम जो 3-4 महीने से अटका सा पड़ा है वो उसके होने का चांसेस बनता है, क्योंकि सारे के सारे क्या हो रहे हैं? मार्गी हो रहे हैं। वक्री का एक मतलब यह भी होता है जो सीधा ना हो, जो टेढ़ा मेढ़ा हो, जो चीजों को रोक के रखे। तो वो जो ग्रह आपके जो मार्गी हो रहे हैं वो आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं, भाग्य थोड़ा साथ देने वाला है आपका। तो उस मामले में अच्छा परिवर्तन है आपके लिए।
अब ये तो करी बुध की बात हमने, अब सूर्य और मंगल की भी बात कर लेते हैं। देखिए सूर्य यहाँ पर किसके स्वामी है? चतुर्थ भाव के स्वामी है। यहाँ पर चतुर्थ भाव में पांचवी राशि सिंह है जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। और मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल देखिए सप्तम भाव के स्वामी है क्योंकि यहाँ पर उनकी राशि वृश्चिक है, और 12वें भाव के स्वामी है क्योंकि यहाँ पर उनकी 1 नंबर जो है ना मेष राशि है। तो आप ये कह सकते हो कि चतुर्थ का स्वामी, सप्तम का स्वामी और 12वें का जो स्वामी है वो पंचम में गया हुआ है। 2 केंद्र और एक 12वें भाव का जो स्वामी है दुष्टाना का स्वामी कहाँ बैठा है? त्रिकोण में बैठा है। जब केंद्र के स्वामी त्रिकोण में जाए तो क्या बनता है? राजयोग बनता है। कहाँ बन रहा है? पंचम भाव में। आपकी संतान बहुत अच्छा कर सकती है, आप पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया करेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत बाहर करेंगे। ये भाव प्रेम का भी है। सप्तमेश अगर पंचम में जा रहा है तो प्रेम के लिए समय है। आपके जीवन में आपका प्रेमी, प्रेमिका, जीवन संगनी, जीवन साथी आ सकता है, इसकी संभावनाएं काफी हैं। किसके लिए है? अगर सूर्य की या मंगल की दृष्टि है आपके पंचम भाव पर, और वो भी कहीं ना कहीं पंचम से जुड़े हुए हैं, और ऐसे में आपकी पंचमेश या सप्तमेश की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, आपकी कुंडली में भी इसी तरह के ग्रह हैं और अब ये ग्रह वहीं से होके जा रहे हैं। तो जब वो उस डिग्री के एग्जैक्ट आएंगे तो वो डेट भी निकाल सकते हैं आसपास, या फिर लग्न की डिग्री के आसपास आएंगे तब आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। कहीं ना कहीं ये और भी सारी चीजें दिखा रहे हैं। चतुर्थ का स्वामी पंचम में जाना, पढ़ाई लिखाई में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। 12वें भाव का शिक्षा के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, अब्रॉड पढ़ाई लिखाई के लिए जाना पड़ सकता है, फॉरेन लैंड में आपको पढ़ाई लिखाई के लिए जाना पड़ सकता है। आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉरेन चीज़ों में, फॉरेन करेंसी में, या किसी तरह से फॉरेन से आपका कांटेक्ट यहाँ पर बन सकता है, या फिर आपके बच्चों का बन सकता है, या फिर आप शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ जाओ। इस तरह का योग यहाँ पे बना हुआ है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि माता के और द्वितीय भाव में, माता से द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल है और ये मारक भाव होता है। अगर उनकी सूर्य मंगल की दशा, अंतरदशा चल रही है तो उनको शरीर के लिए थोड़ा नेगेटिव आप इसको कहोगे, और पर धन के मामले में अच्छा है, एक्स्ट्रा खर्च रह सकता है मदर की लाइफ में। इसके बाद देखिए इस भाव पर आते हैं जहाँ पर सूर्य नीच के हो जाएंगे 17 तारीख के बाद, और मंगल भी यहाँ पर आएंगे। सूर्य मंगल का छठे भाव में आना शत्रुओं को तो परास्त करेगा, पर चूंकि सूर्य यहाँ नीच के हैं तो थोड़ा ईगो के कारण आप गुस्सा आ सकता है फालतू की बात पे, उसका ध्यान रखें। बॉस पिता से बना के रखें। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों ग्रह किसको देखेंगे? 12वें भाव को। तो खर्चा बढ़ सकता है, खर्चा कुछ बढ़ सकता है, एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है, आपका मन थोड़ा सा उदास रह सकता है, सॉलिट्यूड या प्रकृति की तरफ जा सकता है। यात्राओं का भी यहाँ पे योग बनता है क्योंकि ये भाव यात्रा का है, आश्रम का है, स्पिरिचुअलिटी का है, वहाँ भी आपका थोड़ा ध्यान जा सकता है। सूर्य चतुर्थेश है, चतुर्थेश का छठे में जाना, माता के साथ माता का स्वास्थ्य ध्यान रखें, और जमीन आदि खरीदते वक्त उस समय ध्यान रखें, वहाँ पर थोड़ा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आदि हो सकती है। और मंगल जो है वो आपके सप्तमेश हैं और 12वें भाव के स्वामी है। सप्तमेश का छठे भाव में जाना मैरिज लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है, पर ये 22 तारीख के बाद हो रहा है, 22 तारीख के बाद हो रहा है। तो 22 तारीख के बाद थोड़ा सा नेगेटिव समय मैरिज लाइफ के लिए है, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए है, आपस में जिनकी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनमें थोड़ा खटास आ सकता है क्योंकि जो भाव है ना ये सप्तम से 12वां है। तो सप्तम भाव शादी का है, मैरिज का है, बिजनेस का है, तो उससे 12वां भाव क्या है? उसका लॉस है, कहीं ना कहीं डाइवोर्स का है। तो जरूरी नहीं कि डाइवोर्स होगा, पर लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है। अगर किसी की कुंडली में डाइवोर्स का योग है और ऐसे में उसकी उस ग्रह की दशा चल रही है मंगल की, तो फिर वो चीज़ें थोड़ी बढ़ सकती हैं। इस बात को ध्यान रखें। अब हम क्या कर सकते हैं? मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा करें, बजरंगबली हनुमान की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें तो जरूर लाभ होगा। और जब भी कोई मंत्र पढ़ते हैं, कोई पूजा करते हैं, उसको पूरी भक्ति से करें, और उसके गुण प्रभु के जो हैं आपके अंदर आने चाहिए, वही रियल भक्ति है। डिवोशन कितना है, क्योंकि कर्म कांड में तो आपसे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी, और उसको आप परफेक्ट भी करोगे तो वो एक पार्ट है। जो मेन पार्ट होता है भक्ति में, भक्ति मतलब डिवोशन का है, आपकी हृदय की जो भावना है। और जब बहुत डिवोटी आप हैं तो ऐसा नहीं हो सकता आपको सिर्फ पूजा के वक्त प्रभु का ध्यान है बाद में आप भूल जाएं। आपको पूजा के वक्त भी ध्यान रहेगा, बाद में भी रहेगा, और उनके गुण भी आपके अंदर आएंगे ही आएंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए पूजा का फिर इफेक्ट आपके ऊपर रहता है। ये तो रहा
मंगल के बारे में, सूर्य के बारे में, अगर आपके सूर्य बहुत अच्छे नहीं है, सूर्य की दशा महादशा आपकी चल रही है, तो पिता और पिता समान लोगों का आदर करें, गवर्नमेंट से थोड़ा बना के रखें। मतलब गवर्नमेंट, अगर सूर्य आपके खराब हैं तो पहले तो गवर्नमेंट को बना के रखना है, टैक्स आदि सब आप पूरा करना चाहिए। दूसरा है कि आपको गवर्नमेंट के काम में उतना ज़्यादा ना पड़े तो अच्छा है, प्राइवेट काम करें तो बहुत बढ़िया है। बाकी सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें, सूर्य के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य को जब भी जल देते हैं तो ध्यान रखें कि जल जो है सुबह सुबह ही दें, जब सूर्य निकलता हो, अगर पॉसिबल हो तो जल और पैरों पे नहीं पड़ना चाहिए, इतना ध्यान रखें। जल में आप सिंदूर, लाल पुष्प, रोली ये सब ले सकते हैं। सूर्य की जो चीज़ें हैं वो फेवर करती हैं। सूर्य अगर कमज़ोर हैं तो तांबे के लोटे का पानी पीना, ड्राई फ्रूट्स खाना, मूंगफली आदि खाना, ये भी सूर्य को बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद देखिए शुक्र और केतु एक साथ हो रहे हैं। शुक्र आपके लग्नेश हैं, लग्नेश का सप्तम में जाना मतलब आपके लिए दूसरे लोगों की जो है इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ने वाली है। आपके जीवन में कोई आ सकता है, बाहर वाले लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बाहर वाले लोग, पार्टनर या उनका रोल आपके जीवन में बढ़ने वाला। शादी विवाह का भी ये योग बना रहा है कि लग्नेश सप्तम में है, मतलब ऐसे में लोगों की इससे मुलाकात हो सकती है। पर केतु भी वहाँ है, मतलब पार्टनर थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो सकता है, उसका ध्यान थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा, साधना, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि में जा सकता है। शुक्र केतु कभी कभी व्यक्ति को थोड़ा डिससेटिस्फाइड भी रखते हैं अपने प्रेमी से, प्रेमिका से, जीवन संगनी से, जीवन साथी से, वो सब चीज़ें लेकर आते हैं अगर जन्म पत्री में है तो। अगर जन्म पत्री में नहीं है तो बस आपका प्रेमी या प्रेमिका थोड़ा सा बिजी रह सकता है, आपका फ्रेंड थोड़ा बिजी रह सकता है, आपको उतना टाइम ना दे पाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। छठे भाव का स्वामी सप्तम में आ रहा है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्पाउस के, पति पत्नी के, प्रेमी प्रेमिका के, अपने फ्रेंड्स का, और उनके जीवन में थोड़ा मेहनत आएगी, थोड़ा सा उनको डिटेल वर्क करना चाहिए, उनको थोड़ा ना टाइम टेबल के अनुसार चलना चाहिए, तो लाइफ ज़्यादा बेटर रहेगी उनकी। या फिर बिजनेस में भी आप टाइम टेबल के अनुसार चलें। सर्विस, थोड़ी सेवा जरूर करें, सेवा के रूप में आप गाय की सेवा कर सकते हैं, वृद्ध लोगों की सेवा कर सकते हैं, अनाथालय में कुछ कर सकते। सेवा का कॉन्सेप्ट जो है ज़रूर अपने जीवन में अपनाएं, तो आपका बिजनेस, आपकी मैरिज लाइफ थोड़ी बेटर रहेगी। इसके बाद देखिए अष्टम भाव का स्वामी जो गुरु है, जो कि एकादश भाव का स्वामी है, वो आपके नवम में बैठा है। वैसे तो अष्टम और एकादश का स्वामी बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं हुआ आपके में, पर फिर भी ये देव गुरु बृहस्पति हैं और भाग्य के भाव में हो तो इनका गोचर शुभ ही माना जाता है। कहीं ना कहीं धर्म में आपकी रुचि बढ़ाएंगे, आपको लाभ भी कराएंगे। और चूंकि ये मार्गी हो रहे हैं तो 18 तारीख के बाद उसका जो रिजल्ट है और भी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न को देखेंगे, तृतीय भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे, संतान सुख दे सकते हैं, प्रेम का आपके जीवन में आवागमन हो सकता है, छोटे भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ आपके रिश्तों में सुधार आएगा, मिठास आएगी, यात्राओं का योग बनता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का, अब्रॉड जाके एजुकेशन लेने का, या फिर हायर एजुकेशन, हायर नॉलेज की तरफ आपका ध्यान जाएगा और विद्या की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अगर आपने एजुकेशन ले भी ली है, कहीं ना कहीं कुछ बुद्धिमान लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, अपने फील्ड के जो महारथी हैं, उस चीज़ के जो जानकार लोग हैं, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। तो कोई गुरु आपके जीवन में आ सकता है। देखिए गुरु, एक तो गुरु, वास्तविक गुरु तो वही है जो आपको आत्मज्ञान दे, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना सब कुछ है, वो मतलब कभी खत्म ही नहीं हो सकता। पर आत्मज्ञान, सबसे पहले मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये बेस है, वो मेन गुरु है। पर इसके अलावा जहाँ से भी आपको नॉलेज मिलती है, विजडम मिलती है, उनका आपको रेस्पेक्ट रखनी चाहिए, क्योंकि कमी तो हर व्यक्ति में है, माता में भी, पिता में भी, पत्नी में भी, भाई में भी, बॉस में भी, हर में कमी है, पर आप में भी तो है ना। तो आप अपनी कमी इग्नोर करते हो तो उनकी कमी भी इग्नोर कीजिए, और जो वहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है उसके प्रति, उस नॉलेज के प्रति आपको रेस्पेक्ट रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, गुरु अच्छा काम करते हैं, गुरु बेटर रिजल्ट देते हैं। इसके साथ साथ गीता उपनिषद पढ़ने से, धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ के समझ के जीवन में उतारने से गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं। गुरुवार के दिन मंदिर, देवालय, ऑस्पिशियस प्लेस जाने से भी गुरु आपके अच्छा रिजल्ट देते हैं। और गुरु यहाँ पर
शनि के साथ बैठकर तृतीय भाव को देख रहे हैं। यात्राएं बढ़ेगी, मेहनत पड़ेगा, एफर्ट पड़ेगा। याद रखिए एफर्ट करना होगा तभी रिजल्ट आएगा। तृतीय भाव पराक्रम का है, मेहनत का है, सेल्फ एक्सप्रेशन का है, कम्युनिकेशन का है, क्रिएटिविटी का है, बातें करने का है। बातें ऐसे नहीं मतलब अपने काम के लिए और जानने के लिए, समझने के लिए डीपली। तो आप उस चीज को अगर नहीं कहेंगे तो हो सकता है भाग्य उतना साथ ना दे। तो आपको अपनी पक्ष को रखना है, बताना है, उसके बारे में कम्युनिकेट करना है, तो आपका भाग्य ज्यादा साथ देगा। इस बात को आप याद रखें। इसके अलावा अपने कर्तव्य का पालन करें, धर्म के पथ पे चलें, क्योंकि शनि है भाग्य में। शनि धर्म के पथ पर आप चलते रहो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। माता काली की पूजा, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस जप का आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। 1 माला 2 माला जितना आपसे हो सके शनिवार के दिन करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और तो रिजल्ट आपको आएगा कि आपको भाग्य थोड़ा थोड़ा साथ देने लगेगा। देखिए गुरु मार्गी हो जाएंगे और शनि भी मार्गी हो जाएंगे। भाग्येश जो है भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो सौभाग्य योग बना रहा है। साथ में गुरु भी बैठे हुए हैं तो उस पर ब्लेसिंग भी आ रही है। गुरु जब शनि के आसपास आते हैं तो उसका रिजल्ट थोड़ा शुभ कर देते हैं। अब यहाँ पर जो शनि है, अब ध्यान से देखेंगे तो उन पर यहाँ पर 22 तारीख के बाद मंगल की भी दृष्टि आ रही है, राहु की भी दृष्टि आ रही है। तो पिता के जीवन में कुछ टफनेस भी आ सकती है। उनकी अगर सेहत खराब है तो उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको। राहु की दृष्टि आ रही है तो विदेश यात्रा या थोड़ा बहुत बड़ी जर्नी होने की संभावना है। भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, शनि भी है। पर चूंकि गुरु आ गए तो कहीं ना कहीं थोड़ा ऑस्पिसनेस जरूर आएगी। इसके बाद गुरु की दृष्टियों के बाद शनि की दृष्टियों की बात कर देते हैं। देखिए शनि की दृष्टि 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि 1 2 3 एकादश भाव पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि ठीक सामने तृतीय भाव पर, और 10वीं दृष्टि 8 9 10 छठे भाव पर पड़ेगी। तृतीय दृष्टि जो है एफर्ट कराएगी, मेहनत कराएगी, लाभों को थोड़ा रोकेगी। लाभ थोड़ा मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा होगा। आपने भी पिछले 2.5 साल से देखा होगा एफर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है। भाग्य थोड़ा रुक के साथ दे रहा है। जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, ऐसे में किसी किसी का अच्छा भी रह सकता है। वो कब? क्योंकि शनि उनके बहुत अच्छे होंगे। पहली बात, कुंडली में अष्टक वर्ग में भी उनको अच्छे पॉइंट मिले होंगे तो वो जन्म कुंडली ही बीच में आ जाती है। अदरवाइज भाग्य के भाव में शनि का गोचर थोड़ा सा भाग्य को नॉर्मली कॉमन सेंस में रोकता है। पर ऐसे में शनि की दशा भी होनी चाहिए। अब किसी की गुरु की दशा चल रही है और गुरु बहुत अच्छे बैठे हुए हैं कुंडली में, तो फिर उन पे तो ऐसा असर होगा नहीं। उन पे तो गुरु का ही अच्छा असर आएगा। शुक्र बहुत अच्छे हैं तो उनके लाइफ में तो भोग भी आएंगे और कहेंगे सक्सेस भी आएगी, सब कुछ आएगा। इसीलिए आप देखेंगे हर महीने नहीं, हर दिन वृषभ राशि के लोग कामयाब हो रहे हैं, किसी करोड़पति हो रहे हैं, अरबपति हो रहे हैं, और दिक्कत भी आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां जन्म पत्री का रोल आ जाता है। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा सा आप कहोगे टफ सा समय ही है, पर इस महीने कुछ परिवर्तन आपके लिए अच्छे जरूर हो रहे हैं। जिनका बुध का है, सूर्य मंगल का समय है, उनके लिए राजयोग बन रहे हैं तो उनके लिए बढ़िया है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर है। हेल्थ का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पेट का ख्याल रखना है, रिश्तों का ख्याल रखना है, क्योंकि ये काल पुरुष का 7वां भाव है। भले ही 7वीं राशि छठे भाव में आ रही हो, मतलब मैरिज लाइफ में भी थोड़ा खटपट हो सकती है, ईगो का प्रॉब्लम आ सकता है, गुस्से का प्रॉब्लम आ सकता है। और रिश्ते जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पैसा तो आता जाता है और रिश्ते अगर एक बार बिगड़ जाए, बोलते हैं ना रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्तों का ध्यान रखें अपने। इसके बाद देखिए केतु की बात कर लेते हैं। केतु 7म भाव में है। अगर केतु की दशा है तो आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष इसकी तरफ मुड़ सकते हो। और अगर आपका केतु भी यहाँ पर है तो आपका स्पाउस से थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन रह सकता है, या फिर केतु कभी कभी आपके स्पाउस को बहुत ज़्यादा धार्मिक या कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा अलग सा बना सकते हैं। इस तरह से केतु करते हैं। और अगर केतु की दशा महादशा चल रही है तो गणेश जी की पूजा करें। मछलियों को आप खाना वाना खिला सकते हैं। मंदिर आदि पर ध्वजा आदि फहरा सकते हैं। अपनी तरफ से ध्वजा का दान कर सकते हैं। खट्टी चीज़ों का दान बुधवार की शाम को कर सकते हैं। कुत्ते जो लोग होते हैं उनको थोड़ा सा खाना वगैरह दे सकते हैं बिना किसी ज़्यादा एक्सेप्टेशन के। बस ये करते रहना है, सोचना नहीं है कब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, 1 महीना हो गया डालते हुए कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं करना है।
हमको वैसे भी करता रहना चाहिए, इस बहाने से कुछ करते हैं, दुनिया से जुड़ते हैं, क्योंकि हम दुनिया से जुड़े हुए ही हैं, हमने ही अलग कर रखा है। और तो और आपकी सांसें भी जो है ना वो पेड़ों से आ रही हैं। आपका जो शरीर का एक एक कोशिका है वो इस पृथ्वी माता से, इस सूर्य से, इस अग्नि से आ रहा है। तो आप अलग कहाँ हो, आप तो इसी से जुड़े हुए हो। तो थोड़ा बहुत इन उपायों के जरिए, इस ज्ञान के जरिए आप थोड़ा सा जुड़ते हैं। ज्योतिष आपको यूनिवर्स से जोड़ता है, प्रकृति से जोड़ता है। राहु की बात करें, राहु लग्न में है, राहु की उच्च राशि मानी जाती है, तो आपको विदेश ले जा सकते हैं, फेम दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं। अदर कास्ट के साथ शादी, मैरिज आदि को भी करा सकते हैं। सेकंड मैरिज अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी ये फेवरेबल है। पर अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तब फिर राहु दिक्कत भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा प्रॉब्लम में भी डाल सकते हैं, क्योंकि प्रथम भाव में जो है धन के मामले में एक्स्ट्रा खर्च करा सकते हैं, धन के मामले में एक्स्ट्रा खर्च करा सकते हैं। लड़ाई झगड़े आदि से आपको बच के रहना चाहिए। यात्राएं काफ़ी कराएंगे और घर जमीन आदि खरीदने के योग यहाँ पे राहु बना के बैठे हुए हैं। बाई चांस राहु आपका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है तो माता दुर्गा की पूजा करें, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। देखिए राहु केतु जो है ना अंधकार को दिखाते हैं, लोभ क्रोध काम मोह ईर्षा अहंकार मद मात्सर्य ये सब जो है उसको दिखाते हैं। अब ये सब चीज़ें सभी के अंदर हैं, तो ये क्या सब चीज़ें बुरी हैं? ऐसा नहीं है, बुरी नहीं है। कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है, भय की भी ज़रूरत होती है, नहीं तो आप आग में घुस जाओगे, एक्सीडेंट करा लोगे। पर जब भय आपको कंट्रोल करने लगे, आपकी बुद्धि भय के अंदर आ जाए, लोभ लालच भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है एक लिमिट में। क्रोध भी कहीं ना कहीं कभी कभार एक एनर्जी होती है, उसको आप सकारात्मक तरह से प्रयोग कर सकते हैं। पर आप क्रोध के वशीभूत हो जाओ, क्रोध आपको कंट्रोल करने लगे, तो फिर सब ये गुण क्या बन जाते हैं? फिर ये राहु केतु बन जाते हैं। जैसे राहु केतु ग्रहण लगाते हैं ना, तो जब आपकी बुद्धि पर ये जो आप गुण ग्रहण लगाने लगे, मतलब राहु केतु बन गए हैं, फिर मतलब गई बुद्धि। अब बुद्धि गई तो फिर सब कुछ गया। इसीलिए इनसे डरते हैं राहु केतु से। तो इसका रियल रेमेडी क्या है? जिसके कंट्रोल में ये सब चीजें हैं, ना कि जो इनके कंट्रोल में है, वो राहु केतु से बचा हुआ है। उसको राहु केतु अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, चमका सकते हैं उसकी कीमत उल्टा। तो ये समझने की बात है। और देखिए लगभग हमने सारे ग्रहों की बात की, राहु केतु वगैरह की भी बात की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इस महीने के त्योहारों की। 2 तारीख को शनिवार को इंदिरा एकादशी है, 4 तारीख को सोमवार को शिवरात्रि है, प्रदोष व्रत है, और 6 तारीख को बुधवार को अमावस्या है, अश्विन अमावस्या है। देखिए अमावस्या जो है ना पितरों से जुड़ी हुई है, और पितृ जो है हम ही हैं। पहला 5वां 9वां जो त्रिकोण है ना, ये हम लोग ही हैं, हमारी अस्तित्व है। इसलिए अमावस्या का जो व्रत है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अमावस्या के दिन गीता का पाठ करना, खास करके 7वें अध्याय का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पितरों को याद करना, उनके लिए दान करना बहुत अच्छा है। कौआ गाय कुत्ता इन सबको कुछ खाना वाना डालना, हमेशा ही डालना चाहिए, पर उस दिन तो कम से कम। गरीब कोई लोग है उसको कुछ कुछ भला करना अमावस्या के दिन बहुत ग्रेट दिन है उस चीज़ के लिए, क्योंकि लोग हर दिन तो आप कर नहीं सकते, तो कम से कम उस दिन आप करें। इसके बाद आप देखेंगे 1, 5, 9 से अगर दूसरा भाव देखते हैं तो एक पहले भाव से दूसरा भाव कौन है? धन का है। पंचम भाव से दूसरा भाव किसका है? सर्विस का है, अर्थ त्रिकोण है। और 9वें भाव से दूसरा भाव कौन सा? 10वां भाव है, आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान है। मतलब अगर आप अपनी इंटेलिजेंट को, अपने आप को डेवलप करते चले जाते हैं, आपका धन बढ़ता चला जाएगा। अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो क्या होगा? आपकी सर्विस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप धर्म का पालन करते हैं, अगर आप सही रास्ते पर रहते हैं, अगर आप गुरुओं की जो शिक्षाएं उसको धारण करते हैं, तो आपको क्या मिलेगी? पद प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा। कुछ लोग आप इसका उल्टा कहता हुआ भी सुनेंगे, वो ये कहेंगे भाई ये तो इससे 12वां है, ये जो भाव है ये तो दूसरे से 12वां है, मतलब ये जो है इसका नुकसान कर रहा है, पर ये इसका दूसरा भी है, ये इसका फायदा भी कर रहा है। तो क्या कहेंगे ऐसे में कि भाई बैलेंस रखना है, इन चीज़ों के बीच में बैलेंस रखना है। अगर बैलेंस बिगड़ता है तो दिक्कत हो सकती है। जैसे कि हम कहते हैं जान है तो जहान है, बहुत सही बात है। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि भाई ज़िंदगी बनानी है तो ज़िंदगी कभी कभी दांव पे लगानी पड़ती है। अब दोनों ही एक्सट्रीम हैं और दोनों ही सही हैं, इनका जो बैलेंस समझ आता है वही ज़िंदगी में कामयाब रहता है। खैर हम अमावस्या के बाद ना शरद नवरात्रि पे आ जाते हैं। गुरुवार को 7 तारीख से नवरात्रि है। आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता आपको
ज्ञान दे, बुद्धि दे, सफलता दे। इसके बाद देखिए 11 तारीख को सोमवार को कल्परंभ है, 12 तारीख को मंगलवार को नवपत्रिका पूजा है, 13 तारीख को दुर्गा अष्टमी है और 14 को दुर्गा नवमी है, 15 तारीख को दशहरा है, दुर्गा विसर्जन है। 16 तारीख को शनिवार को पाप अंकुशा एकादशी है, 17 तारीख को रविवार को प्रदोष व्रत है, तुला संक्रांति है। तुला संक्रांति मतलब सूर्य तुला में प्रवेश करते हैं। सूर्य आत्मा है, आत्मा से परमात्मा, इसलिए संक्रांति का व्रत भी, और सूर्य हमारे पूर्वज भी हैं, पितरों से जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। संक्रांति का व्रत, उस दिन दान पुण्य करना, गीता के 7वें अध्याय को सुनना, दूसरा अध्याय भी सुन सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद 20 तारीख को बुधवार को अश्विनी पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, जिनका चंद्रमा अफ्लिक्टेड होता है उनके लिए अमावस्या का, पूर्णिमा का, दोनों ही व्रत का महत्वपूर्ण है, और मंत्र सिद्धि के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं दोनों ही दिन। इसके बाद 24 तारीख की संकष्टी है, करवा चौथ है। तो ये तो रहा हमारे त्योहार जो इस महीने के हैं। देखिए त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमारी संस्कृति से हमको जोड़ते हैं, हमारी जड़ों से हमको जोड़ते हैं, कुछ अच्छा करने को, कुछ अच्छा सिखाते हैं। वरना हम तो जिंदगी में ऐसे खो जाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ही भूल जाते हैं, खुद को ही भूल जाते हैं वास्तव में, क्योंकि हम अपना जॉब तो नहीं है सिर्फ, पर जॉब में ही खो गए। हम सिर्फ ये शरीर ही नहीं है, शरीर में ही खो जाए। तो त्योहार हमको इस यूनिवर्स से जोड़ते हैं, इस प्रकृति से जोड़ते हैं जिसका हम पार्ट हैं, या कहिए हम ही वो हैं। तो ये था मेरी तरफ से वृषभ राशि फल अक्टूबर के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इसी तरह बना के रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।